Good evening, everyone. I hope everyone's fine. Okay. All right. So last time हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, राइट? आई थिंक उसमें आपको कोई डाउट्स नहीं है, कोई क्वेरीज नहीं है, करेक्ट? हमने लास्ट टाइम अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो आई होप देयर इज नो डाउट सो फार, करेक्ट? है ना? ठीक है. क्या हम आगे बढ़े? यस, नो डाउट, वेरी गुड. हमने इतना सारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया है कि अभी तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब तो पी टेबल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, दिन रात सुबह दोपहर पीरियोडिक टेबल रहना चाहिए. यस, ओके. ऑल राइट, कमिंग बैक टू द चैप्टर. नाउ स्टूडेंट्स, आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, है ना, आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में कुछ इक्वेशंस पढ़े थे. जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था. अभी पीरियोडिक टेबल का यूज क्या है, हमें उसकी जरूरत क्या है, ताकि हम अलग अलग केमिकल इक्वेशन को ध्यान से पढ़ सके. करेक्ट? हम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से समझ सके. यस और नो? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसीज, उसका जो ऑक्टेट स्टेट या एटम्स या उसके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हर एक चीज़ को हम अच्छे से ध्यान से पढ़ सके. उनके ऊपर चार्ज, बॉन्डिंग वाला चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इनको पढ़ सके. करेक्ट? सो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए ना स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो इन लिटिल डिटेल्स. है ना? इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. अब ये हम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के बेस पे पढ़ नहीं सकते हैं. तो ये चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए या ये चीज़ों को समझने के लिए कुछ रूल्स सेट होते हैं. ठीक है? जो रूल्स सेट होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके? तो ये रिएक्शंस, इक्वेशंस और उनके बैलेंसिंग करने के जो रूल्स है फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ये हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर में, जिसका नाम है, I'll share my screen. Okay, so I'll share my screen. कहाँ गया? I'm not liking this at all. पुराना वाला ही ठीक था, ये अपडेट नहीं होना चाहिए था. Okay, so we are going to study that in our chapter chemical reactions and equations. ठीक है? जो जो हमने पीरियोडिक टेबल में समझा है, बॉन्ड समझे हैं, वैलेंसी समझे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करने का जो तरीका समझा है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे इन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, आपने ऑलरेडी एथ में, ओके, एथ या नाइन्थ में वर्ड इक्वेशन फॉर्म करना सीख लिया था, राइट? है ना? वर्ड इक्वेशन में हम क्या लिखते थे? छोटे छोटे वर्ड्स लिखते थे. पानी कैसे बना, तो वर्ड इक्वेशन में हम कैसा लिखते थे? हाउ वाटर हैज बिकम, तो हम लिखते थे ऑक्सीजन, ओ एक्स वाई, है ना, ओ एक्स वाई जी ई एन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऐसे करके हम लिखते थे. यस और नो स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल गिव यू वाटर. ये हमारा क्या होता था? वर्ड इक्वेशन. बट स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें जो होती है वर्ड इक्वेशन के ऊपर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं. ओके? अगर हमें उसको केमिकली या फिर हम उसको फॉर्मूला वाइज अगर देखने चाहें और हम उसको बैलेंस करने चाहे या हम उसके चार्ज पढ़ने जाए, तो हम वर्ड इक्वेशन के थ्रू इसके चार्ज नहीं पढ़ पाते हैं. ठीक है? तो चीज़ें कितनी बोरो होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, ये समझने के लिए हम रूल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके बाद हम बैलेंस कैसे करें केमिकल इक्वेशन को, इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, और कौन कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ. तो स्टूडेंट्स, आपने ये भी पढ़ा होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, फिजिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस, इजंट इट? तो कोई मुझे एक लाइन में बता सकता है फिजिकल रिएक्शंस या फिर फिजिकल चेंजेस में और केमिकल चेंजेस में क्या फर्क है? गिव मी वन लाइन. बड़ा ये नहीं लिखना आपको, पैराग्राफ नहीं लिखना है. गिव मी वन लाइनर सेइंग दैट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है.
Everybody is going to write, right होगा, wrong होगा, that I will decide. You don't have to worry about it. Write something about physical and chemical reactions, or physical change or chemical change. Everyone. You have 1 minute, students. Quickly think. फिजिकल चेंज में ऐसा क्या होता है जो केमिकल चेंज में नहीं होता है? आप एग्जाम्पल का भी सहारा ले सकते हैं. दिस इज फिजिकल चेंज, दिस इज केमिकल चेंज करके. ओके, आर्यन नेचुरल करके साथ स्टार्ट करते हैं. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज इन फिजिकल चेंज. वेरी गुड पॉइंट आर्यन. जब फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल कॉम्पोजिशन उसका अनचेंज होता है. वेरी गुड पॉइंट मैत्रेय. Changes in the chemical property of any object is type of chemical change, as well as changes in physical property is type of. ये तो ऐसी बात हो गई. मतलब खाना क्या खाना है, तो खाना खाना है. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में, कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जाम्पल मैत्रेय, इफ यू कैन गिव. द्विजेश. In physical change, physical property changes like shape and size, etc. Very good, Vijesh. तो उसका शेप साइज जो हमें दिखाई पड़ता है वो चेंज होता है. करेक्ट. क्या हमें केमिकल्स दिखाई पड़ते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है? तो वो हमें कैसे पता चलेंगे? वो एक सर्टेन रिएक्शन के साथ पता चलेंगे. ये जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसके साथ पता चलेंगे, है ना? ओके, वेरी गुड ट्राई आर्यन, मैत्रेय एंड विजेश. बहुत ही अच्छे से ट्राई किया है. धीरज, फिजिकल चेंजेस आर यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स. वेरी गुड पॉइंट. हम फिजिकल चेंज को मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. वेरी गुड पॉइंट. बिल्कुल. या और कोई आंसर करना चाहता है? सब 2-3 स्टूडेंट्स ने ही आंसर करने का ये लिया है ना, बाकी सब चुपचाप बैठेंगे और मोबाइल स्क्रॉल करेंगे. ठीक है. सो वेरी गुड अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, वेरी नाइस. सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ चीज़ें जिसमें कलर, साइज, है ना, उसका शेप चेंज होता है, उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. और जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, जैसे कि अंदर का कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, चेंजेस इन केमिकल चेंज. वेरी गुड आर्यन. उसमें कॉम्पोजिशन चेंज होता है, पूरा का पूरा उसका सब्सटेंस अंदर से चेंज हो जाता है, उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं. तो अगर हम यहाँ पे टेबल की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, तो ये फिजिकल चेंज है. क्योंकि फिजिकल चेंज में क्या होता है, वाटर जो है चेंज होके आइस आइस जो है चेंज होके वाटर बना, वाटर जो है वापस से फ्रीज होके आइस बन गया. ये फिजिकल चेंज है. उसकी साइज चेंज हो गई, उसका शेप चेंज हो गया. कुकिंग ऑफ फूड इट्स अ केमिकल चेंज. अगर आपने पालक लिया है और पालक को आपने अच्छे से कुक किया है, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ सारे मसाले वसाले डाल के, पनीर वनीर डाल के पनीर पालक बनाया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको रॉ पालक तो वापस मिलेगा नहीं, है ना. वो परमानेंट चेंज हो गया आपका, कंप्लीटली आपका कॉम्पोजिशन उसका चेंज हो गया. पालक के कुछ कॉम्पोनेंट्स थे, वाइटामिन वगैरह, वो भी चेंज हो गए, है ना. तो ये आपका कुकिंग ऑफ फूड विल बिकम योर केमिकल चेंज. राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. आम को आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे. राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज स्टूडेंट्स. केमिकल चेंज. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो हम यहाँ पे इसको टिक मार्क कर दिए देते हैं. मिल्क टर्न इनटू कर्ड इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. मिल्क और कर्ड केमिकल. एक्सीलेंट, वेरी गुड. उसके बाद इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. इवेपोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल. वेरी गुड, एक्सेलेंट. काफी स्टूडेंट्स एक्टिव है. वेरी गुड. डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज. पेट में खाने को पचना, हाँ, वेरी गुड, केमिकल चेंज. आई थिंक बोथ. ओके, वाई बोथ? मैत्रेय, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, जब आपका खाना, ओके, मॉजल, अभी आप ऑलरेडी आपने रोटी तोड़ी है, सब्जी के साथ ली है, अपने मुंह में ही डाला है,
सब आपके मुंह में ऑलरेडी वो सब्जी और रोटी जो है वो सब्जी और रोटी रही है, वो पिज्जा तो बना नहीं है ना। उसके बाद हो गया इसका काम, मुंह के अंदर सलाइवा ने एक्ट कर लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया पार्शली और पेट के पास भेज दिया। पेट के अंदर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगा और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज देगा। तो ये सारे केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो हम इसे केमिकल चेंज में डाल देते हैं। ये फिजिकल चेंज में अभी उसका आपने जब भी घास डाला आपके मुंह के अंदर, तो घास चेंज होके तो वो कुछ और नहीं बना ना, उसका शेप चेंज होके ट्रायंगल का स्क्वायर नहीं बना है, कलर चेंज नहीं हुआ है, वो तो वैसे ही है, सिर्फ उसको चर्न किया गया है, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ा गया है। हाँ, तो हम उसको केमिकल चेंज में काउंट करेंगे। साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्थेलिन बॉल एक्सपोज टू एयर, इसका बताइए। जब भी कपूरचे गोळ्या, फिजिकल चेंज एक्सपोज टू एयर, साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन पहले आप पढ़ लीजिए, साइज रिडक्शन इट इज फिजिकल चेंज। ओके, अगर सिर्फ लिखते नेफ्थेलिन बॉल्स एक्सपोज टू एयर तो दोनों भी आता, फिजिकल भी आता और केमिकल भी आता, बट यहाँ पे साइज रिडक्शन दिया है तो हम फिजिकल पे टिक करेंगे। गॉट इट? स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस, अभी ये बताइए, अगर आपने गलती से लाखों के टाइल्स के ऊपर एसिड डाल दिया, वैसे ही कडप्पा टाइल्स या शाहबादी टाइल्स के ऊपर आपने लेमन जूस डाल दिया, केमिकल चेंज, वेरी गुड, उसका कलर चेंज हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, बड़े ऊपर से ग्लास का जार या ये चेंज हो गया, वेरी गुड, फिजिकल चेंज। So I think everybody is quite clear with what are physical changes and what are chemical changes, right? Yes or no? है ना? Very good. So in earlier standards, we have seen how compounds are formed by chemical combination of elements. हमने previous standard में देख लिया था कि कैसे ये सारे compounds form होते हैं ना, अलग अलग combination के साथ. So we have also learned that driving force behind formation of chemical bond is to attain the electronic configuration. Not only previous standard, हमने previous chapter में भी पढ़ा था कि एक bond होता है ना, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दोनों का एटम या ये जो क्या बोलते हैं एलिमेंट एक दूसरे के पास आया तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे वो अपने वैलेंसीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो विद अ कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट मतलब बैलेंस करते हैं वैलेंसी को, जो कमियां हैं वो बैलेंस करके ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। The atoms attain a complete octet by giving, taking और sharing of electrons with each other. ओके, उसके बाद हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। साइंटिस्ट इन 18th and 19th century carried out fundamental experiments on chemical reaction. ओके, 18 आणि 19व्या सदीमध्ये काही वैज्ञानिक लोकांच्या संघटनेने एक केमिकल एक्सपेरिमेंट्स जे फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहेत, ओके, ते त्यांचे आपल्या इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती वेगवेगळे केमिकल रिॲक्शन्स त्यांनी केलेले। आता त्या काळी 18व्या आणि 19व्या सदीमध्ये त्या काळी एवढे काही इक्विपमेंट्स नव्हते अवेलेबल, तर त्यामुळे त्यांनी जेवढे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते त्याला यूज करून किंवा त्याला वापरून त्यांनी वेगवेगळे केमिकल रिॲक्शन्स काही टेस्ट केले आणि त्याच्यामध्ये काय प्रूफ झालं, दे प्रूव्ड फ्रॉम देअर एक्सपेरिमेंट्स दॅट ड्युरिंग केमिकल रिॲक्शन्स कॉम्पोजिशन ऑफ मॅटर चेंजेस अँड दॅट चेंज रिमेन्स परमनंट. ओके, त्या केमिकल एक्सपेरिमेंटमध्ये त्यांनी काय केलं, ती रिव्हर्सेबल चेंज नव्हती, ते जे चेंज झालेली ती परमनंट चेंज झालेली, जे कॉम्पोजिशन ऑफ मॅटर होतं ते चेंज झालं आणि ते परमनंट झालं. फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनला एकत्र आणल्यानंतर वॉटर बनला. ओके, ते ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन ॲटम्स जेव्हा एकत्र आले तेव्हा हे लिक्विड बनले, ज्याला वॉटर म्हणतो आपण. तर ते हे वॉटर जे आहे ते परत रिव्हर्सेबल नाही झालं त्यावेळेला, तर त्याला आपण परमनंट चेंज म्हटलं. ऑन द कॉन्ट्रारी, ड्युरिंग फिजिकल चेंज ओनली स्टेट ऑफ मॅटर चेंजेस अँड दिस चेंज इज ऑफन टेम्पररी इन नेचर. तर त्यांनी काय शोध लावला की जे केमिकल चेंजेस असतात ते परमनंट चेंजेस असतात आणि फिजिकल चेंजेस असतात ते टेम्पररी चेंजेस असतात. तुमचं पाण्यामधून तुम्ही बर्फ बनवू शकतात किंवा बर्फामधून पाणी पण काढू शकतात. ओके, तसंच तुमच्या ग्लास जो तुटला आहे त्याच्या तुकड्यांना तुम्ही मेल्ट करून परत ग्लास बनवू शकतात
किंवा त्या मोठ्या तुकड्यांना जोडून तुम्ही परत एक जार बनवू शकता. ओके, हे टेम्पररी चेंजेस आहेत. पण हे केमिकल चेंजेस जे आहेत ज्याच्यामध्ये तुमचं फूड ब्रेकडाऊन झालं, ज्याच्यामध्ये आंबा पिकून कैरी पिकून आंबा बनला, त्याच्यामध्ये तुमचं दूध जे आहे ते दही बनलं. ओके, ह्या सगळ्या चेंजेसमध्ये हे परमनंटली चेंज होतात, ह्याच्यामधून तुम्हाला ओरिजिनल सबस्टन्स भेटत नाही. ठीक आहे, तशाच प्रकारे आपण फिजिकल आणि केमिकल चेंजना आता आयडेंटिफाय केले. ठीक आहे, पुढे जाण्यापूर्वी मला एक प्रश्न अजून विचारायचा आहे. कोणाला रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल चेंजेस बद्दल माहिती आहे? रिव्हर्सिबल चेंज आणि इरिव्हर्सिबल चेंजचा अर्थ काय आहे? कोणी सांगू शकतं? गेस, कारण की हे सगळे टर्म्स आपण इकडे यूज करणार आहोत. रिव्हर्सिबल चेंजचा अर्थ काय आणि इरिव्हर्सिबल चेंजचा अर्थ काय? थोडक्यात सांगू शकतात? सगळ्यांना सांगायचे तुम्हाला? Reversibles are temporary, very good, and irreversible change are permanent, है ना? बरोबर. जे रिव्हर्सिबल चेंजेस असतात ना स्टुडंट्स, ते टेम्पररी असतात, त्याच्यामधून तुम्हाला ओरिजिनल सबस्टन्स परत मिळतो. आणि इरिव्हर्सिबल चेंजेसमध्ये रिव्हर्स नाही होत चेंज, म्हणजे तुम्हाला ओरिजिनल सबस्टन्स परत मिळण्याची शक्यता नसतेच. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर का तुम्ही पाण्यामध्ये साखर टाकली, साखर टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्ही ना ऑरेंज ज्यूस टाकला किंवा सपोज तुम्ही त्याच्यामध्ये चहाचा हे ज्यूस टाकला. ओके, आता ह्याला सगळ्यांना ढवळून मिक्स केल्यानंतर तुम्हाला परत साखर सेपरेट मिळेल का? किंवा तुम्हाला त्यामधून चहाच्या पात्या मिळतील का? नाही मिळणार. तशा चेंजेसला आपण काय म्हणतो? इरिव्हर्सिबल चेंज. हे परमनंटली चेंज झालं. ओके, आणि सॉल्ट पॅन्स मध्ये जेव्हा ह्याच्यात पाणी जेव्हा इव्हॅपोरेट होतं आणि खाली सॉल्ट राहते, त्याला आपण रिव्हर्सिबल चेंज म्हणतो, कारण की तुम्हाला सॉल्ट मिळते ना परत, मीठ जे आहे ते तुम्हाला परत मिळतं. तर अशा चेंजेसमध्ये जिकडे तुम्हाला ओरिजिनल सबस्टन्स मिळतं त्याला आपण रिव्हर्सिबल चेंज म्हणतो, आणि ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ओरिजिनल सबस्टन्स नाही मिळत त्याला आपण इरिव्हर्सिबल चेंज म्हणतो. बरोबर, हे थोडेफार सिमिलर आहेत फिजिकल आणि केमिकल चेंज बद्दल, पण ह्याच्यामध्ये फक्त फरक हे आहे की तुमच्या रिव्हर्सिबल मध्ये ओरिजिनल सबस्टन्स मिळतं आणि इरिव्हर्सिबल मध्ये ओरिजिनल सबस्टन्स नाही मिळत. ठीक है, आता अपन एक एक्टिविटी करना रहो तिथे. तो इस एक्टिविटी में हम क्या करना है, ये एक्टिविटी आप घर पे नहीं कर सकते, ये हम सब देख सकते हैं. तो हमारे पास एक अपैरेटस है, थर्मामीटर, इवापोरेटिंग डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, फनल, बंसन बर्नर एक्सेट्रा. तो इन सारे अपैरेटस को लेके हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लाइमस्टोन पाउडर है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्रोमेट है, जिंक डस्ट है, सोडियम कार्बोनेट है, थैलिक एनहाइड्राइड है, एक्सेट्रा. हमें क्या करना है, हमें इस एक्टिविटी को 1 से 5 एज गिवन बिलो. रीड आउट द रिकॉर्ड द टेम्परेचर्स इन एक्टिविटी 2 to 4. तो हमको इसे रिकॉर्ड भी करना है. ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो हमें यहाँ पे इसे ये करना है, रिकॉर्ड करना. सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइमस्टोन पाउडर जो है उसको इवेपोरेटिंग डिश में लेना है. ठीक है, लाइमस्टोन आप सभी को पता है, चूने को हमें इवेपोरेटिंग डिश में लेना है और उसको अच्छे से हीट करना है. ओके, जब भी हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे ऑन अ हाई ब्लू फ्लेम, ओके, हमें क्या करना है, इसके अंदर ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हमको जिंक का डस्ट जो है इसके अंदर ऐड करना है. जिंक का डस्ट इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करके हमें रेडी रखना है. ओके, जिंक का डस्ट आपका रहेगा पाउडर फॉर्म में और कॉपर सल्फेट आपका सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा. इन दोनों को मिक्स करके एक बाटली में रेडी रखना है या एक टेस्ट ट्यूब में रेडी रख दो. ऐड पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन टू द बेरियम सल्फेट. हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट और बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन है, इन दोनों को भी भैया ऐड करके रख दो. ठीक है, और अभी चौथा क्या लेना है हमें, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों को ऐड करके रख दो. ठीक है, तो ये जो है दो दो की जोड़ी में इनको ऐड करके ये तीन टेस्ट ट्यूब बना के इसको अच्छे से रख दो. क्या क्या ऐड करोगे, एक तो आपकी इवेपोरेटिंग डिश के अंदर लाइम पाउडर है जो कि स्ट्रांगली हीट हो रही है ब्लू कलर के फ्लेम पे, है ना. तो ये तो हीट हो रही है एक तरफ है. सबसे पहले यहाँ पे है आपके पास जिंक की पाउडर, उसको आप कॉपर सल्फेट के अंदर ऐड करके
सोल्यूशन को रेडी रख रहे हैं। पोटेशियम क्रोमेट को बेरियम सल्फेट के साथ जोड़ करके ये सोल्यूशन को दूसरा रेडी रख रहे हैं। तीसरा सोल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट, और उसको आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ जोड़ करके इसको 3 सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन को रेडी रख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, phthalic anhydride in evaporating dish. Okay, close the end of the stem of a funnel with a cotton plug. Keep this funnel inverted in the evaporating dish. Heat the evaporating dish on a tripod stand slowly on a low flame. What you will observe in the funnel during heating. ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है इसको इवेपोरेटिंग डिश के अंदर डालना है, और इसके ऊपर जो फनल होता है ना उसको उल्टा रखना है। उल्टा कैसे रखना है, ऐसे रखना है। ये आपका फनल रहेगा, इसको ये इतना इतना कवर करेगा, इसके बाद इसका जो माउथ है इधर से ऐसा हो जाएगा। आई थिंक ऐसा होता है आपका फनल। तो इसके अंदर डाल के आपको इस तरह से इन्वर्ट करके रखना है। तो जो आपके ऑब्जर्वेशन रहेंगे स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे। क्या रिकॉर्ड करोगे, color change if present, gas release if present, temperature change and nature of the change of chemical and physical property। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल को और इस एक्सपेरिमेंट को स्टूडेंट्स आप एक बार यूट्यूब पे देख लो। ठीक है, इसको यूट्यूब पे देखने के बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके, अंडरस्टूड? मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। आपको ये वाला जो है ऑब्जर्वेशन, ये 5 ऑब्जर्वेशन देख के आपको मुझे नेक्स्ट सेशन में बताने हैं। हम ये टेबल पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे एक चेंज आप क्या ऑब्जर्व करते हो इस एक्सपेरिमेंट को? इस एक्सपेरिमेंट को करने का रीजन ये था, वी आर रिकॉर्डिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया है वो फिजिकल और केमिकल चेंज को हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस स्टूडेंट्स हमारे डेली लाइफ के साथ जुड़े हुए होते हैं। और फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर चेंज होता है या उस पर प्रेशर बनता है तो हम उसे फिजिकल चेंज में कैटेगराइज करते हैं। और ऑफन फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज। हम फिजिकल चेंज को हमेशा रिवर्सिबल बोल सकते हैं क्योंकि हमें ओरिजिनल सब्सटेंस हमें वापस मिल रहा है। The composition of matter remains in same in physical change. For example, अगर मैंने पेपर लिया, छोटा सा पीस ऑफ पेपर लिया, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो मैंने छोटे रेक्टेंगुलर पीस को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, इसका शेप चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यस, नो? YN लिखो, लिखो YN, है ना? यस। अभी उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद स्टूडेंट्स ये तो बिट्स बन गए पेपर के, तो ये पेपर रहा या प्लास्टिक बन गया? पेपर रहा या प्लास्टिक बन गया? तोड़ने के बाद पेपर ही रहा, करेक्ट? तो तभी हम इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। ओके, हम इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज क्योंकि उसका जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, पेपर है, उसको आप तोड़ने के बाद पेपर ही रहता है, उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। उसका शेप चेंज हुआ है, उसका साइज चेंज हुआ है, लेकिन उसका ओरिजिनल कॉम्पोजिशन बिल्कुल वैसा का वैसा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर की जगह पे हम आइस को ले ले, आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर ऑन हीटिंग एंड वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइस ऑन कूलिंग। ठीक है, आइस वाटर में बदल गया और वाटर को कूल करने पे आइस में बदल गया। तो ये जो है ये फिजिकल चेंज का भी एग्जाम्पल है और रिवर्सिबल चेंज का भी एग्जाम्पल है। एक ही एग्जाम्पल में आपको दोनों चेंजेस देखने को मिल गए। So on contrary, if the composition of matter changes during a process, then it is called as a chemical change. अगर उसके अंदर का composition change होता है ना स्टूडेंट्स, तो हम उसको बोलते हैं chemical change। जैसे कि आपका खाना पकाने पे, ओके, जब आप अलग अलग वेजिटेबल्स को खाने में डालते हो तो उनका composition change हो जाता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं chemical change। खाना आपका डाइजेस्ट होने में पूरा आपका खाना कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। आप निवाला लेते हो, ओके, आप तुम्ही घास घेतात तोंडामध्ये अन्नाचा, ओके, पण दुसऱ्या दिवशी मॉर्निंग मध्ये एक्सक्रीट करतात, त्याचं पूर्ण कॉम्पोजिशन वेगळं असतं जे तुम्ही खाल्ल्याप्रमाणे, कारण की त्याच्यावरती वेगवेगळे ऍसिड्स, वेगवेगळे तुमच्या बॉडीमधले द्रव्य जे असतात ते त्याच्यावरती ऍक्ट करतात आणि तुम्हाला वेस्ट सबस्टन्स बॉडीमधून
नेक्स्ट डे काढतात. हे सगळ्यांना कळालं आहे इथपर्यंत? आय होप इथे काहीही शंका नसली पाहिजे इथपर्यंत तुम्हाला. बरोबर. आता पुढे जाऊया. When we call a particular process or a phenomena as a chemical change, some chemical reactions are taking place in the concerned matter. पण जेव्हा आपण केमिकल चेंज बद्दल बोलतो, फक्त आपण कॉम्पोजिशन नाही बोलत, त्याच्यामध्ये काही केमिकल रिॲक्शन्स होत असतात आतल्या आत. ओके. फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणतो ना की तुमचं जे दूध आणि दही आपण एकत्र नाही खाऊ शकत, आयदर तुम्ही दूध खा आयदर दही खा. बरोबर. तर पोटामध्ये त्याची जे आहे कॉम्बिनेशन ते जमत नाही हायड्रोक्लोरिक ऍसिड बरोबर. तर हे काय असतं, हे केमिकल रिॲक्शन असतं तुमच्या बॉडीमध्ये. बरोबर. आपण हे सुद्धा म्हणतो चहा घेतल्यावरती पाणी लगेच प्यायचं नाही. का म्हणून? कारण की काही केमिकल रिॲक्शन्स असतात ते तुमच्या दातासाठी फेवरेबल नसतात. बरोबर. सो दॅट इज द रिझन these are the chemical reactions which are not visible to our eyes but we can see the changes. त्याचं प्रॉडक्ट जेव्हा निर्माण होतं, कॅव्हिटीज बनतात दातावरती, ते त्याचं प्रॉडक्ट आहे, बाय प्रॉडक्ट. ओके. So a chemical reaction is a process in which some substance undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bonds. ह्याच्यामध्ये काय होणार, तुमचं जे तुमचं बॉन्ड ब्रेक होणार आणि तो बॉन्ड जो आहे न्यू बॉन्ड फॉर्म करणार. फॉर एक्झाम्पल, टू टेक ए प्लस बी हा तुमचा पहिला सबस्टन्स आहे. जेव्हा हा केमिकल रिॲक्शन मध्ये जाणार तेव्हा हा नवीन सबस्टन्स फॉर्म होणार सी प्लस डी. ओके. ए आणि बी चा बॉन्ड ब्रेक होणार. बरोबर. आणि तो कम्प्लिटली चेंज होणार केमिकल रिॲक्शनमुळे आणि तो फॉर्म होणार सी प्लस डी. ओके. तर इकडे अजून एक रिॲक्शन होऊ शकतं स्टुडंट्स. फॉर एक्झाम्पल, जर का तुमचं सबस्टन्स आहे ए बी प्लस सी डी. ओके. तर अशा केसमध्ये काय होणार, तुम्हाला इथे यांचा बॉन्ड ब्रेक होणार. इकडे तुमचा जो आहे बॉन्ड ब्रेक होऊन काय नवीन सबस्टन्स फॉर्म होणार. कसं काय फॉर्म होणार, अशा प्रमाणे इथे बॉन्ड ब्रेक होणार सी आणि डीचा आणि ए आणि बीचा. आणि ह्याच्यामध्ये काय होणार, ए जो आहे तो सी बरोबर रिॲक्ट करणार आणि बी जो आहे तो डी बरोबर रिॲक्ट करणार. आणि जो तुमचा नवीन सबस्टन्स फॉर्म होणार अशा केसमध्ये तो कुठला असणार, ए सी प्लस बी डी. समजलं केमिकल चेंज काय असतं. केमिकल चेंज अशा दोन प्रकाराचे असतात. ओके. आयदर कम्प्लिटली नवीन प्रॉडक्ट फॉर्म होतो किंवा तुमचे बॉन्ड ब्रेकिंग होऊन ते एकमेकांच्या बरोबर एक्सचेंज होतात, त्याला आपण केमिकल रिॲक्शन म्हणतो. आता याच्यामध्ये स्टुडंट्स तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे, हा जो पार्ट आहे जो तुमचा लेफ्ट हँड साइड आहे, ओके, आणि जो तुमचा राईट हँड साइड आहे, ह्यांचं नाव आहे. ह्यांचं नाव कोण सांगू शकतं काय आहे? यू कॅन यूज चॅट बॉक्स टू ऍड आन्सर्स. स्टुडंट चॅटबॉक्सचा वापर करू शकतात आन्सर लिहायला. आपण याला लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड म्हणणार, काय म्हणणार आपण ह्यांना? तुम्ही 8वी 9वी मध्ये शिकलात, काय म्हणणार आपण ह्याला? जे कॉम्पोनेंट्स लेफ्ट हँड साइडला प्रेझेंट असतात त्याला आणि राईट हँड साइडला प्रेझेंट असतात त्यांना काय म्हणणार? कोणालाच माहित नाही. Yes, students, I'm waiting for your answers. Very bad. ह्यांना म्हणतात, I remember, but you can add your hints. No need to add entire word. Hint तरी ऍड करा. काय म्हणतात? क्या बोलते हैं? हिंट ऐड कर दीजिए. Reactants and products. Students, you really need to get back to your basics. Reactants आणि products, PRODUCTS, products हे म्हणतात. जे लेफ्ट हँड साइडला प्रेझेंट असतात ते रिॲक्टंट्स असतात, जे राईट हँड साइडला बनतात ते प्रॉडक्ट्स बनतात.
दोन गोष्टी इकडे रिॲक्ट होऊन इकडे प्रॉडक्ट बनतात. ओके. जेव्हा अशा प्रकारे रिॲक्शन कॅरी ऑन होतं त्याला आपण म्हणतो केमिकल इक्वेशन्स. काय म्हणतो त्याला आपण? केमिकल इक्वेशन्स. आणि हे केमिकल इक्वेशन्स आपण आधी वर्ड इक्वेशन मध्ये लिहायचो, आता आपण केमिकल फॉर्मेशन मध्ये लिहिणार आहोत. ओके. आधी आपण कसं लिहायचं? एक्वेस सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस झिंक डस्ट विल गिव्ह अस एक्वेस सोल्युशन ऑफ झिंक सल्फेट अँड कॉपर, असं लिहायचो. बरोबर. हे वर्ड इक्वेशन झालं. याला आपण काय म्हणतो? वर्ड इक्वेशन, WE. आता आपण इथे लिहिणार आहोत केमिकल इक्वेशन, CE. ओके. आपण याच्यामध्ये बॅलन्सिंग वगैरे हे सगळे स्टेप्स कॅरी ऑन करणार आहोत. स्टूडेंट्स, हे बेसिक सगळ्यांचं क्लिअर असलं पाहिजे. सभी का ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो आते हैं. अब ये कहाँ से आया? एक्वेस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट. क्या आपको याद है हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शन किया था? बिल्कुल पहला वाला, ये वाला सेकंड नंबर का. हमने क्या किया था? जिंक और कॉपर को ऐड किया था ना. अब इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट तो देखना पड़ेगा. रिएक्शन हुआ, क्या बना, क्या नहीं बना. तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया? उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिख दिया. हमने क्या किया है? उसे वर्ड इक्वेशन में लिख दिया. एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके अंदर जिंक डस्ट को ऐड किया. तो हमको क्या रिएक्शन मिला? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा. कॉपर और सल्फेट के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा. और ये जो जिंक डस्ट है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, जिंक ही है. तो ये क्या करेगा? ये जिंक और सल्फेट दोनों ऐड हो जाएगा और कॉपर ये सेपरेट हो जाएगा. दोनों से जिंक और सल्फेट ऐड होगा और कॉपर सेपरेट होगा. ये मैंने किस बात से प्रेडिक्ट किया? स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में पता है पढ़ा था, जो पहला एलिमेंट आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. याद है आप लोगों को? और जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो नेगेटिव होता है. ये बात याद है आपको? हमेशा कोई भी कॉम्बिनेशन में जो पहला एलिमेंट आता है वो पॉजिटिव होता है. तो हमारे पास कॉपर पॉजिटिव चार्ज्ड है और हमारे पास सल्फर जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है. और हमारे पास ये जिंक है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि ये मेटल है. कॉपर जिंक ये मेटल्स है. सल्फर इज नॉन मेटल, नेगेटिवली चार्ज. तो सल्फर है जिंक के साथ रिएक्ट हो गया, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर. और ये कॉपर अकेला पड़ गया, कॉपर के साथ कोई नहीं है. तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्रोडक्ट में हमको एक्वियस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट मिला प्लस कॉपर. एवरीबडी अंडरस्टूड ये कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, किसने बनाया, किस खुशी में बनाया? स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके. So let us first look at chemical reaction in activity 2. A colorless solution of zinc sulfate ZnSO4 is formed on addition of zinc dust to the blue solution of copper sulfate. आपका copper sulfate का solution हमेशा blue रहेगा, copper और sulfur mix होने के बाद, जिसे हम CuSO4 बोलते हैं. तो हमारे पास zinc sulfate ZnSO4 हो गया और copper sulfate CuSO4 हो गया. ठीक है. This chemical reaction can be written in brief as follow. कैसे होगा? Aqueous solution of copper sulfate, बिल्कुल का बिल्कुल ये यहाँ पे, और जिंक का पाउडर, जिंक डस्ट. ठीक है. हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया कि हमको ये मिलना चाहिए वर्ड इक्वेशन के बेस पे. तो हमने ये प्रेडिक्शन के हिसाब से हमने ये लिख लिया. अब प्रेडिक्शन से काम चलेगा नहीं, हमको बैलेंस करना है, हमको उसको इक्वलाइज करना है. हमको केमिकल का फॉर्मूला चाहिए ना, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है. तो उसके लिए हमने क्या किया? दिस सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन. इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन. अ वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन फर्दर इन कंडेंस्ड फॉर्म बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूले. हम इसकी सारे केमिकल फॉर्मूले लिख देंगे. कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है CuSO4. जिंक डस्ट मतलब जिंक ही है, उसका केमिकल फॉर्मूला है Zn. ठीक है. बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया है यहाँ पे, तो ये जिंक और सल्फर जो है एक साथ आएंगे और कॉपर जो है वो बिल्कुल भी सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. ये कॉपर सेपरेटली कैरी ऑन होगा. तो हमने Zn को लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव पहले आना चाहिए, तो ZnSO4 लिख दिया.
आप बोलोगे इधर SO4 पहले है, Zn बाद में है, नहीं। आपका हमेशा केमिकल फॉर्मूला में पॉजिटिव जो आयन्स है पहले आते हैं, फिर नेगेटिव आयन्स आते हैं। इतना क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? सी स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी पॉइंट, बहुत बारीकी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस एंटायर चैप्टर इज गोइंग टू बी टेक्निकल। तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और जो आपके फ्रेंड्स एब्सेंट है उनको बोल दीजिए कि यूट्यूब के वीडियो देख ले नेक्स्ट सेशन में आने से पहले, है ना? ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल गया इक्वेशन नंबर 2, जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में है, ZnSO4 और ये कॉपर के जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस है वो। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि वर्ड्स दिखाई दे। हाँ जी। तो the representation of chemical reaction in a condensed form using chemical formulae is called as chemical equation. इसे हम बोलते हैं chemical equation और इसे हम बोलते हैं word equation. ठीक है? In the above equation, copper sulfate and zinc are the reactants. इसे हम क्या बोलते हैं? reactants. और जो bond break होने के बाद आपके एरो के उस तरफ फॉर्म हुआ है उसे हम बोलते हैं products. ठीक है? They react with each other to form copper particles and solution of colorless zinc sulfate as the products having totally different properties. जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे उसके प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल भी अलग रहेंगे। Okay, this ionic bond in the reaction, okay, the ionic bond in the reaction copper sulfate breaks and ionic bond in the product zinc sulfate is formed. यहाँ पे आपका आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पे एक नया आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ। ये समझा सभी को केमिकल इक्वेशन? क्लियर? एनी डिफिकल्टी? क्या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? नहीं, राइट? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अभी आपको कुछ सिंबल्स और साइंस ध्यान रखने होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स और साइंस बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने होंगे। हम आते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की। ठीक है, कैन एवरीबडी सी माय व्हाइट बोर्ड? सभी को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? हाँ जी, ठीक है। सो कमिंग टू द व्हाइट बोर्ड स्टूडेंट्स अगेन हियर। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड में चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है। सबसे पहले, ठीक है, आपके पास ये एरो का सिंबल होगा। एक एरो आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, एक एरो आपका नीचे आएगा। एक एरो आपका ऊपर जाएगा, एक एरो आपका नीचे आएगा। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन में ऐसे दो एरोज आए हैं तो उनका स्पेसिफिक रीजन है। जो ऊपर जाने वाला एरो है वो आपका एरो बनता है, क्या बनता है? गैस रिलीज्ड। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गैस, गैस रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, और जो एरो नीचे आता है, ठीक है, जो एरो नीचे आता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उसे क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेट। उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि हेवी सब्सटेंस जो होता है वो नीचे सेटल होगा और जो लाइटर सब्सटेंस होगा वो गैस बन के ऊपर रिलीज होगा। उसके बाद और कुछ सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। जब भी आपका रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा, अगर आपके पास रिएक्शन है ऐसा A प्लस B, ओके, और आपके पास ये C और D फॉर्म हो रहा है, C प्लस D फॉर्म हो रहा है, ओके। नॉर्मली स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला एरो होता है, इसका मतलब A और B मिलके C और D फॉर्म हो गया। ठीक है, पर अगर आपके पास ये एरो की बदले, ठीक है, अगर आपके पास ये एरो के बदले ऐसा वाला एरो हो, दो एरो हो, एक तो आधा एरो आगे जा रहा है, एक आधा एरो पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसे क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि A और B
ये जो है ये मिक्स होके सी और डी बन रहे हैं, और ये सी और डी वापस मिक्स होके या फिर ये टूट के ए और बी बन सकते हैं। तो इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन, आधा एरो आगे और आधा एरो पीछे। ठीक है, अगर आपके इक्वेशन के ऊपर a प्लस बी, ठीक है, ये इक्वेशन के ऊपर आपका एरो है, प्रॉपर सिंपल वाला एरो है, और आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है रिएक्ट होके, और उसके ऊपर आपको ये ट्रायंगल का सिंबल मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है हीट इन्वॉल्व है इस रिएक्शन के अंदर। हीट का यूज किया गया है या एक्सटर्नल हीट को अप्लाई किया गया है। एवरीबडी फॉलोड क्या होता है ये स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अगर आपको इस तरह से ट्रायंगल मिल जाता है स्टूडेंट्स, सो दिस मीन्स दैट योर रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड विद द हीट। ठीक है, उसके अंदर हीट इन्वॉल्व हुई है। ओके, ठीक है, अभी आते हैं और एक बात के ऊपर। ये तो हीट हो गया, ये तो गैस रिलीज हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक और चीज रहेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको एक्वियस और ऐसे सब वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, वर्ड्स लाइक एक्वियस, AQUEOUS, एक्वियस। ओके, concentrated, words like concentrated, उसके बाद वर्ड्स लाइक डाइल्यूटेड, है ना, वर्ड्स लाइक डाइल्यूटेड, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, डाइल्यूटेड या डाइल्यूट। तो ये सारे वर्ड्स को आपको ध्यान देना है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बिल्कुल ही प्योर, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं। डाइल्यूटेड मतलब यहाँ पे दो सोल्यूशन मिक्स्ड है। एक्वियस मतलब हम सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम थोड़ा सा एक्वियस बोलेंगे जिसके अंदर पाउडर रहेगा। ओके, जिसके अंदर जैसे व्हाइटिश व्हाइटिश दिखेगा, पाउडरी चीजें दिखेगी, उसे हम एक्वियस बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। ये सिंबल्स बहुत मैटर करेंगे आपको केमिकल इक्वेशंस को फॉलो करने के लिए। दिस इज गैस रिलीज्ड, दिस इज प्रेसिपिटेट, जब कोई चीज नीचे सेटल होती है, हेवी चीज। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका रहेगा A प्लस बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा जहाँ पे आधा एरो आगे है आधा एरो पीछे है, जो कि ओरिजिनल सब्सटेंस आपको वापस देगा। अगर आपका स्ट्रेट एरो है, इसका मतलब आपका ये रिवर्स नहीं हो रहा है, ये सीधा का सीधा प्रोडक्ट बना रहा है। और उसके ऊपर अगर ट्रायंगल का सिंबल होगा, मतलब हीट इन्वॉल्व है इस रिएक्शन के अंदर। इस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए हीट का इस्तेमाल किया गया है, एक्सटर्नल हीट को अप्लाई किया गया है। ठीक है, इसके बाद एम आई मिसिंग समथिंग? ये हो गया एरो एरो। ठीक है, हाँ जी, एक और चीजें आप आएंगे कुछ चीजों के पास और देखेंगे, जैसे कि ये ऐसे दिस ब्रैकेट में स्मॉल एल, ब्रैकेट में स्मॉल एस, ब्रैकेट में स्मॉल जी। इसका मतलब है ये जो आपके प्रोडक्ट्स है आइदर लिक्विड फॉर्म में है, आइदर सॉलिड फॉर्म में है, या आइदर गैसियस स्टेट में है। ठीक है, डाइल्यूटेड का मतलब है किसी के साथ मिक्स होना है, जैसे कि कोई एसिड होता है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और वो इक्वेशन के लिए या हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसको डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, ताकि एसिड का रिएक्शन कम हो जाए, जो हमको रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो जाए, तो हम उसे डाइल्यूट करते हैं, उसे डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, किसी के साथ पार्टली, एक बोलते हैं ना प्रपोर्शन में मिक्स करना, ऐसे ही नहीं कि उठा के डाल दिया, एक प्रपोर्शन होता है स्टूडेंट्स, उसमें मिक्स करते हैं, तो उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट का मतलब ये है। आई होप आर्यन आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। आर्यन, हैव आई? ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स और चीजें ये भी ध्यान रखनी है कि आपका टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। इनिशियली जब आप स्टेप्स सीख रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो ये टेम्परेचर मैटर करता है। तो कितने टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन को कैरी किया, इनिशियली लिखना है। यू विल कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब है जो कि बाहर से रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, ना कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। जैसे हम निकल को यूज करते हैं,
निकल क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है। अगर स्लो रिएक्शन रहेगा उसको फास्ट कर देता है, टाइम बचा देता है। पर ये निकल जो है खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, ये रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। तो ये इसे कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस which will which will support the reaction but will not participate in the reaction। ये कैटलिस्ट का डेफिनेशन है। they will support the reaction but they will not participate in the reaction। वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो टेम्परेचर डाला और यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है वो डाला है। ठीक है, सो ये चीजें स्टूडेंट्स आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। तो जब भी आप रिएक्शन के स्टेप्स कैरी ऑन करते हो, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। अंडरस्टूड एवरीबडी? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हो, LHS को बोलते हो रिएक्टेंट्स। ओके, हम LHS को हमेशा बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और हम, ठीक है, और हम RHS को बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम RHS को बोलते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके हमको देते हैं प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड एवरीबडी? यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट्स, क्लियर ना? ठीक है, सो दीज आर ऑल द टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज इन आर दिस। अभी हम आते हैं स्टेप्स के साथ। व्हाट इज द टाइम नाउ स्टूडेंट्स? 9:50 राइट, 9:50। ठीक है, और स्टूडेंट्स हाँ, और एक बात है, दिस प्लस साइन शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट। अगर आपके दो रिएक्टेंट्स है उसके बीच में ये प्लस साइन होनी ही चाहिए। प्लस साइन नहीं होगी स्टूडेंट्स तो इसका मतलब आपके रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है। प्लस साइन ये जताता है कि आपका प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ऐड हो गया है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी मिल रहा है 850। ओके, तो हमारे पास ये होगा, तो आपको प्लस साइन अच्छे से ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो शैल वी स्टॉप हियर फॉर टुडे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पार्ट है एंड आई विल नीड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस। ठीक है, सो वी विल डू दिस नेक्स्ट टाइम, है ना? विल स्टॉप हियर फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू द स्टेप्स। कोई भी लीव नहीं करेगा, जस्ट वेट। आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू ऑल दीज स्टेप्स ऑन योर ओन, और नेक्स्ट टाइम हम ये स्टेप्स को आपके हिसाब से सॉल्व करेंगे। Okay, this is your homework that you have to go through all these steps once. Okay students, you may leave students. Bye everybody. Bye.